हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। उसमें हमारा सबसे पहला आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आपने कभी सोचा है जो एक डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जो इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू, वो कैसे दिया जाता है और वो कहाँ से आता है? तो उसका जवाब है कि वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होता है, यानी कि वो बायोटेक से बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसमें पहले कैसा होता था और ये इंसुलिन आके चीज़ क्या है। तो जो हमारा पैनक्रियास है, पैनक्रियास उसमें आइलेट ऑफ लैंगरहंस नाम के कुछ सेल्स होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो इसमें स्पेसिफिकली आपको तो शायद ये पता होगा, अल्फ़ा बीटा डेल्टा बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसमें से जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। अब यही इंसुलिन जिसके बारे में हमें आज सीखना है। तो मान लीजिए आपने आज बहुत भरपेट गुलाब जामुन खा लिया, रसगुल्ले खा लिए, कुछ भी मीठा कुछ बहुत सारा ज़्यादा खा लिया, तो अब क्या होगा? आपका ब्लड शुगर हाई होगा। ब्लड शुगर हाई होने का मतलब ये है कि इंसुलिन रिलीज़ होता है। इंसुलिन का काम है कि आपके जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसको वो सेल्स तक पहुँचाए। तो अब सोचिए, यदि इंसुलिन कम हो जाता है बॉडी में या फिर बनना टोटली बंद हो जाता है, दैट मीन्स दैट द ग्लूकोज विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को वो ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, यानी कि वो ग्लूकोज आपके बॉडी में जमा होता जाएगा। तो इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा खतरा होता है इंसान को, तब जाकर डायबिटीज़ होता है, जिसको कि हम शुगर डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। उससे आपके किडनीज़ को खतरा होता है, आपके आइज़ को खतरा होता है, तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो तब साइंटिस्ट ने बैंटिंग और बेस्ट जो थे, उन्होंने एक डॉग के पैनक्रियाटिक आइलेट से बनाया था पहली बार इंसुलिन। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फिर पिग्स को स्लॉटर करके बनाया गया, फिर काउस को स्लॉटर करके बनाया गया। लेकिन क्या हुआ, उनका बेसिकली वो तो एनिमल्स है और हम ह्यूमन्स हैं, हमारी स्पीशीज़ अलग है, हमारी जीन। तो उसमें क्या हुआ कि एलर्जिक रिएक्शंस होने शुरू हो गए, अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये हम लिख लेते हैं, इंसुलिन controls blood sugar और इसकी डेफिशिएंसी या फिर हम कह सकते हैं एब्सेंस causes diabetes। तो फिर क्या हुआ, एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। ये एक अमेरिकन कंपनी थी। इसने पहली बार आरडीएनए यूज़ कर यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज़ कर पहली बार ह्यूमन इंसुलिन, जिसे हम ह्यूमुलिन भी बोलते हैं, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया। तो हम तो ये जानेंगे ही कि ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ, लेकिन उससे पहले हमें इंसुलिन की थोड़ी मॉलिक्यूलर नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास 2 गोल्ड के चेन से, सोने की 2 चेन है, ठीक है, और इसमें मोती के बीड्स जो है वो जड़े हुए हैं इस तरह से, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे कर कर टोटल 51 मोती के बीड्स जड़े हुए हैं। तो ये बीड्स एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स तो आपको पता ही होगा, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, राइट। तो ये ऐसे बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऐसे बनाते हैं। एक का नाम होता है ए और एक का नाम होता है बी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो चेन है, ये इसमें एक ऐसा बेकार सा पार्ट रहता है जो कि किसी काम का नहीं है। इस तरह से ऐसे यूँ मान लीजिए कि जो सोने के दो चेन हैं उनको हमने एक धागे से बांधा रखा है, तो एक सफ़ेद सा धागा, ठीक है। तो वो तो अब खूबसूरत नहीं रहा, उसको हमें निकालना पड़ेगा, काट के फेंकना पड़ेगा। और ये जो दो गोल के चेन है इन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा इस तरह से। देखिए, इसको तो काट के अलग करना पड़ेगा, ये किसी काम का नहीं रहा। और इन दो चेन्स को हमें ऐसे जोड़ना पड़ेगा। अब ये जो बना है इसे हम कहते हैं एक्टिव इंसुलिन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा, दो चेन है, ठीक है, बीच में ये जो है इसे हम सी चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड सी चेन, ठीक है। तो हाँ, और एक बात, ये जो चेन्स होते हैं ये आपस में ना इसे इस तरह बना लेते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ये जो चेन होते हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये बस एक इन्फॉर्मेशन था तो इसलिए मैंने बता दी। तो अब तो हमें ये पता चल गया कि हमें किसी भी हालत में ये जो सी चेन है, सी चेन, इसे हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सी चेन रहेगा इसे हम कहेंगे प्रो इंसुलिन या फिर इनएक्टिव इंसुलिन, ठीक है। ये इनएक्टिव होता है, यानी कि ये हमारे बॉडी में काम नहीं कर सकता। तो अब हम जानेंगे कि इंसुलिन सिंथेसिस कैसे हुआ। पहली बार सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन या फिर ह्यूमुलिन भी बोलते हैं, राइट। तो ये हो सका RDNA टेक के मदद से, ठीक है, RDNA टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि RDNA। चलिए पहले हम RDNA के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वरना आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। RDNA के बारे में बस एक बेसिक सा आपको आइडिया देना चाहती हूँ यहाँ पर, तब जाकर आप जो इंजीनियर DNA है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई सा भी एक रैंडम बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, सेल पड़ा हुआ है और इसके पास यहाँ पर एक प्लाज्मिड है और ये उसका नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। ये प्लाज्मिड तो आपको पता होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब है इसको यदि हम निकाल भी लें तो बैक्टीरिया मरने वाला नहीं है और हमें इसकी अब ज़रूरत भी है।
प्लास्मिड की। हमें प्लास्मिड की क्यों ज़रूरत है या मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम यहाँ पर एक ह्यूमन सेल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ह्यूमन सेल, ह्यूमन डोनर सेल। डोनर सेल क्यों? अच्छा, आप ये स्टोरी अपने मन में रखिए कि हमारे पास कोई एक डायबिटिक पेशेंट आते हैं, उनको इंसुलिन की ज़रूरत है और हमें अब इंसुलिन खुद बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएं? तो सबसे पहले तो हमें एक बैक्टीरियल सेल चाहिए। हम यहाँ पर इकोली यूज़ कर रहे हैं, इकोलाई, और एक ह्यूमन सेल, ह्यूमन डोनर सेल चाहिए। डोनर सेल क्यों? देखिए, अब जो बंदा हमारे पास आया है उसके पास तो अब एक्टिव इंसुलिन जीन नहीं होगा, उसके पास तो वो डिफेक्टेड हो गया होगा वो जीन। तो अब उसको इंसुलिन के लिए कुछ अच्छा, मतलब एक हेल्दी जीन ही इंसुलिन बना सकता है। भाई, इंसुलिन क्यों बॉडी में नहीं बनना बंद हो गया? क्योंकि वो जीन डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें यदि कोई इंसुलिन चाहिए, ह्यूमन इंसुलिन चाहिए, तो हमें वो ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार जब हमने एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया पहली बार, तो वो ह्यूमन एनिमल क्रुएल्टी थी। ठीक है, वो हमारे बायोएथिक्स के ख़िलाफ़ था। और दूसरी बात, वो इंसानों में एलर्जिक रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ह्यूमन्स को तो ह्यूमन का ही इंसुलिन देना पड़ेगा। तो ये जो ह्यूमन सेल है, ये जो ह्यूमन डोनर सेल है, ठीक है, ये एक हेल्दी ह्यूमन डोनर सेल है। ये एक हेल्दी ह्यूमन डोनर सेल है, यानी कि इसमें जो इंसुलिन का जीन है वो ठीक से काम करने लगा है, मतलब पहले से वो ठीक से काम कर रहा है। ये मान लीजिए ये इसका डीएनए है। हालांकि इंसानों में सर्कुलर डीएनए होता नहीं, लेकिन मैंने ये ऐसे बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये और ये जो येलो वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जीन हमको चाहिए। ये जीन है इंसुलिन का जीन। ठीक है, ये जो येलो वाला जीन है, ये है इंसुलिन का जीन। हुआ, ये एक एक्टिव जीन है, मतलब ये ठीक से काम कर रहा है। तो अब क्या हुआ, आप पूछोगे कि ये जो जीन है ये तो हम डायरेक्टली ह्यूमन में डाल देते हैं, क्या मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ? फिर वो जीन प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन से उसका वो एंजाइम बनेगा, सब ठीक? ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि हमें कोई जीन ट्रांसफ़र करने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। वेक्टर माने, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई दोस्त खड़ा है। ठीक है, अब ये कोई पार्सल है जो कि आपको आपके दोस्त के तक पहुंचाना है। अब आपका दोस्त आपसे मीलों दूर रहता है, मान लीजिए। ठीक है, तो अब आप उसके पास ये जो पार्सल है वो पैदल तो नहीं पहुंचा सकते, कम टाइम में यदि आपको पहुंचाना होगा तो आपको कोई वेक्टर चाहिए, या फिर बोल दीजिए कोई गाड़ी वगैरह कुछ चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई गाड़ी है। ठीक है, आपने क्या किया, आपका जो पार्सल था वो इस गाड़ी में ठूस लिया, और ये जो गाड़ी थी वो चलकर आपके दोस्त के पास ये पार्सल पहुंचा दी। ठीक है, तो ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर वेक्टर का काम कर रहा है। सिमिलरली हमारे यहाँ पर जो, हमारे केस में जो वेक्टर है वो यहाँ पर ये प्लास्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्लास्मिड। ठीक है, ये काम कर रहा है हमारे लिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस प्लास्मिड में ये जो जीन देख रहे हैं ना आप, इस जीन को इसके अंदर ठूसना है। अब इस जीन को यदि यहाँ पर ठूसना है तो हमें यहाँ पर इसको अलग करना पड़ेगा, ये पर्पल वाले पोर्शन को तो अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक ये स्मॉल आर होने वाला है, आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मान लीजिए ये मैंने एक डीएनए का पार्ट ले लिया है। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है, ये और एक स्ट्रैंड है। भाई डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, वही।
तो वही डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है। और यहाँ पर हम कुछ रैंडम सा सीक्वेंस ले लेते हैं। ये लीजिए जी, यहाँ पर हम ले लेते हैं जी, यहाँ पर ए टी सी टी सी, ऐसा कुछ रैंडम सा सीक्वेंस ले लिया। और यहाँ पर जी के साथ सी, ए के साथ टी, टी के साथ सी, फिर से टी। यहाँ पर तो बहुत सी टी हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ए ले लेते हैं क्योंकि हमें सिमिलर सीक्वेंस चाहिए, टी ए। ठीक है, यहाँ पर भी ए ले लेते हैं। कोई भी सीक्वेंस हो, हमें क्या, हमें तो रैंडम सीक्वेंस चाहिए समझने के लिए। जी के साथ सी, ए के साथ टी, टी के साथ सी। ये तो आपको पता है ना, ए के साथ टी होता है मैच और जी के साथ सी। ठीक है, इसलिए हम इससे मैच कर कर इसके साथ मैच कर रहे हैं। ए के साथ तो हो गया टी, फिर से ए के साथ टी और सी के साथ जी। हाँ, तो अब हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, आपको एंजाइम के बारे में पहले बता दूं। ये जो आरडीएनए टेक है, इसमें हम मेजरली 2 एंजाइम्स यूज़ करते हैं। एक तो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा है हमारा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करने में हेल्प करता है, डीएनए लाइगेज ग्लू करने में हेल्प करता है, यानी कि जोड़ने में। यदि आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हो तो उसको जोड़ना भी तो है आपको। ठीक है, तो ये कट करने के लिए हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक मान लीजिए कोई शीशी है, इसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भर रखा है। अब हम इसे इसके ऊपर डाल देते हैं। अब क्या होगा, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही कट मारती है। कौन से वाले सीक्वेंस में? जी और ए के बीच, जी और ए के बीच में ये कट मारती है और दोनों को अलग अलग कर देती है, जी अलग ए अलग। ठीक है, अब यहाँ पर सीक्वेंस मुझे कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर मुझे कोई ए जी दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर टी ले लेते हैं और यहाँ पर ए, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ए जी यहाँ पर कट लगेगा, आपको तो पता चल गया होगा। तो चलिए कट मार देते हैं ए जी के बीच और ए जी के बीच। ये बस मैंने एग्जांपल लिया है, कोई भी सीक्वेंस में किसी भी 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कहीं भी कट लग सकता है। ठीक है, अब ये तो अलग हो गए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग हो गए। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर जी। जहाँ पर कट लगा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो जी है ये इधर ए के साथ जुड़ेगा और ये जो जी है ये इसके ए के साथ जुड़ेगा। ये लीजिए, ये जो जी है इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं, सॉरी इसके साथ कुछ इस तरह से इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये एक सेगमेंट बन गया और एक यहाँ पर ये दोनों जुड़ने वाले हैं। तो ये इस तरह से, ठीक है, इसको थोड़ा आगे में ले आते हैं। ये कुछ नहीं है। चलिए, अब हमारा यहाँ पर डीएनए सेगमेंट तैयार है। मान लीजिए ये कॉम्प्लीमेंट्री 5' to 3' है, ये वाला 3' to 5' है। ठीक, अब ये जो सेगमेंट बना है ये हमारा बायोटेक्निकली इंजीनियर डीएनए सेगमेंट बना है। अब ये जो मेथोडोलॉजी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इसका ही हम यहाँ पर आगे चलकर यूज़ करने वाले हैं।
तो अब आपको समझ में आ गया कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं। ये लीजिए। तो वापस अपनी कहानी पर आते हैं। हमने क्या किया था, हमने एक बैक्टीरियल सेल लिया था, और हमने एक हेल्दी ह्यूमन डोनर सेल लिया था। तो अब आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी कि ये जो जीन है इसको यहाँ पर अलग करना है इस पोर्शन में, और इस प्लास्मिड को भी उसी सेम सीक्वेंस में अलग करके दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए वो जोड़ते हैं। इसको यहाँ पर अलग कर लेते हैं, इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं अलग कर, और इसको भी यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है। अब हम एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो हम इस मेथड में यूज़ कर रहे हैं उसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना है वो सेम यूज़ करना है। प्लास्मिड को काटने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन डीएनए, उसको भी काटने के लिए यूज़ करेंगे, वरना आपका काम नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करने के बाद कट लगा। कट कहाँ लगेगा, एक तो यहाँ, ये इंसुलिन वाला जीन है ना, यही हमको चाहिए, और मान लीजिए उसका सिमिलर सीक्वेंस यहाँ पर था तो एक यहाँ पर ऐसा। तो अब क्या होगा, ये जो येलो वाला पोर्शन है, वरना ये काम करते हैं यहाँ पर कहीं कट लगा लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है। तो अब ये जो येलो वाला जीन है इसे इसके साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्मिड तो गाड़ी है ना, वही वो गाड़ी है जिसके थ्रू हम ये जो जीन है इसको बैक्टीरिया में डालेंगे और वहाँ से इंसुलिन बनाएंगे। तो अब ये जो जीन है हमारा रेडी हो गया। इसको क्या करना है वापस से, और ये किसी काम का नहीं है हमारे लिए। ये जो बैक्टीरियल सेल हमने बनाया था पहले, ये वही वाला सेल है जिससे हमने प्लास्मिड छीना था। ये वाला जो प्लास्मिड है हम वापस उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। ये रहा उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये वाला है उसका जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लास्मिड। अब ये बैक्टीरिया इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके पास तो वो जीन आ गया। तो ये जो इकोलाई था, इकोलाई अब ये बनाना शुरू कर देगा, इससे इंसुलिन बनेगा। लेकिन हमें तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको वही बायोरिएक्टर्स में डालकर फर्मेंट करके, बायो फर्मेंटेशन जो होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर पीसीआर आप बोल सकते हो। पीसीआर के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ, वो भी मल्टीप्लिकेशन या फिर क्लोनिंग में काम आता है। तो इसके हम फर्मेंटर्स में मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे, मल्टीपल कॉपीज़। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या किया। हमने एक बैक्टीरियल सेल से उसका प्लास्मिड लिया, ठीक है, और एक डोनर सेल से हेल्दी जीन एक्सट्रैक्ट किया, हेल्दी जीन। फिर दोनों को हमने कंबाइन किया, फिर हमारे पास बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने वापस इकोलाई में डाल दिया, बैक इनटू दी बैक्टीरियल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल। फिर इसको हमने कहाँ लिया, फर्मेंटर में लिया फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर चाहिए इंसुलिन। हमें तो 1 ml 2 ml 10 ml तो नहीं चाहिए, हमें कितने सारे, मतलब बहुत क्वांटिटी में इंसुलिन चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में।
तो इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा फर्मेंटर में। उसके बाद हमारे पास ह्यूमुलिन या फिर ह्यूमन इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड रेडी होगा। अब बात आती है कि ये जो एली लिली कंपनी थी, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले इंसान क्यों बना नहीं पाते थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहीं कहा था, कहाँ गया, ये जो इनएक्टिव सी चेन है, इस सी चेन की वजह से ये जो इंसुलिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और इस सी चेन को निकालना ही सबसे बड़ा मेजर ऑब्स्टेकल था। तो हमने क्या मेथड यूज़ किया यहाँ पर, हमने पहले ए चेन बनाई, चेन ए, फिर बी बनाई अलग से सेपरेटली मेड, फिर दोनों को डाइसल्फाइड लिंकेजेस से जॉइन कर दिया, इसको और इसको ऐसे डाइसल्फाइड लिंक्स से जॉइन कर दिया SS बॉन्ड से। ठीक है, तो यही थी कहानी RDNA टेक्नोलॉजी और इसका सबसे पहला पार्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के। थैंक यू।